हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंजाइम पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हो चुका है और ये लेक्चर जो है रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और एमएलटी दोनों के लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, और ये थर्ड पार्ट है एंजाइम का। आज एंजाइम हमने पढ़ना है, इसमें हमने को एंजाइम पढ़ना है कि को एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होते हैं, किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, कैटालिटिक साइट क्या होता है, एक्टिव साइट जिसको हम कहते हैं वो क्या होते हैं, और एंजाइम जो है वो कैसे वो क्या करता है कि किसी रिएक्शन को अगर वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करता क्या है असल में, कोई मैकेनिज़्म। इसके अलावा हमने वो थ्योरी पढ़नी है कि कौन सा जो मॉडल है वो प्रपोज्ड किया गया कि कैसे एंजाइम होता है, फिर वो प्रोडक्ट के साथ सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा हमने जो पढ़ना है वो मॉडल्स पढ़ने हैं कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कैसे मिलते हैं, या सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ कैसे मिलता है। वो हम एफएससी में भी पढ़ चुके हैं कि लॉक एंड की मॉडल होता है, और इसके अलावा हमारे पास इंड्यूस्ड फिट कॉशलैंड मॉडल जिसको कहते हैं कॉशलैंड। तो चलें शुरू करते हैं कि क्या है। तो कह रहे हैं कि केमिकल नेचर वो तो हम सबको पता है कि एंजाइम जो है वो तकरीबन सारे ही प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि राइबोजाइम अगर आप लोग देखें वो आरएनए मॉलिक्यूल है, वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कुछ ऐसे और भी एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन जितने भी अक्सर जो है वो हमारे पास प्रोटीन ही होते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम को हम दो तरीक़ों से मतलब कि 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे करते हैं कि कोएंजाइम, अब मैं आपको बताऊं, पहले इसको देखें कि एंजाइम जो होता है वो एक जिसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, वो प्रोटीन पार्ट होता है। एंजाइम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। फिर इन दोनों का मिल के आपस में जो बनता है उसको फिर हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। एक होता है एंजाइम और एक, फिर उसके अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट होगा तो उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। एपो भी फॉर को कहते हैं, अगर ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो एपो का पार्ट इससे डिसोसिएट होकर ये एंजाइम बन जाते हैं। तो एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि वो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाउंडेड है या नॉन कोवेलेंटली बाउंडेड है। हम उसको डिसोसिएट कर सकते हैं या डिसोसिएट नहीं कर सकते। अगर वो कोवेलेंटली बाउंडेड है और एंजाइम को डिस्ट्रॉय की बगैर, डीनेचर की बगैर वो डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो फिर हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर वो एंजाइम से डिसोसिएट हो सकता है विदाउट डीनेचरिंग द एंजाइम, आप पूरे एंजाइम को डीनेचर नहीं करें, सिर्फ आप उसी पार्ट को रिलीज़ कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे कोएंजाइम। अब कोएंजाइम के 2 टाइप्स हैं मज़ीद। कुछ कोएंजाइम ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन ग्रुप जो है उनकी ट्रांसफ़र कराते हैं, और कुछ कोएंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोजन के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गए या कोई हो गया या कोई फॉस्फेट हो गया, इनकी ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो अगर कोई एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोजन को करता है तो फिर एक टाइप वो हो गया, और एक वो टाइप हो गया जो हाइड्रोजन के अलावा किसी और मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, तो ये कोएंजाइम है। अब कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होते हैं? कैटालिटिक एक्टिविटी ये है असल में कैटालिटिक के किसी भी प्रोसेस को होने के लिए एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होती है कि इतनी एनर्जी अगर किसी भी रिएक्शन में हो तब जाके वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट आता है किसी भी क्लास में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, तो वो आता है नॉन ग्रेजुएटेड होता है और वो ग्रेजुएटेड होकर जाते हैं। तो ग्रेजुएट होने के लिए एक स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं कि आपने वो लेने होते हैं, पासिंग परसेंटेज, तब जाके आप ग्रेजुएट होंगे, आप प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर भी एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। कैसे कम करते हैं? मतलब कि अगर पासिंग परसेंटेज 60% है और 60% में कोई बंदा नहीं पास हो सकता या बहुत कम बंदे पास होंगे या एवरेज होंगे, तो इसी तरह एंजाइम क्या करता है कि जो भी
सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को रिक्वायर को कम कर देते हैं। 30% पर लेकर आते हैं पासिंग परसेंटेज, तो 30% मार्क्स तो कोई भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो सेम इसी तरह एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो डिक्रीज़ कर देता है और सबस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब प्रोटीन वही नेचर है कि प्रोटीन जो एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, और फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम एपो एंजाइम कहते हैं जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अगर वो कोवेलेंटली बाउंडेड है तो प्रोस्टैटिक ग्रुप, अगर नॉन कोवेलेंटली बाउंडेड है तो कोएंजाइम। और इन दोनों को, एपो एंजाइम को और कोएंजाइम या प्रोस्टैटिक ग्रुप को, इन दोनों को मिला के जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है फिर उसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। जैसे कि हॉलो प्रोटीन था हमारे पास, यहाँ पर हॉलो एंजाइम बन गया। अब ये वही बातें हैं कि इन एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए होंगे, और कोफैक्टर जो हैं फिर वो दो तरह के हैं, या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक में फिर प्रोस्टैटिक ग्रुप और कोएंजाइम आता है। ऑर्गेनिक मीन कि उसमें हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप होगा या कोएंजाइम होगा। प्रोस्टैटिक ग्रुप कौन सा होगा? अगर कोफैक्टर जो है वो टाइटली बाउंडेड है एंजाइम के साथ और हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिमूव्ड, तो फिर इसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। कोएंजाइम क्या होता है कि वो एंजाइम के साथ अटैच तो होता है लेकिन नॉन कोवेलेंटली होता है, लूज होता है, और हम उसको डिसोसिएट इजीली हम उसको डिसोसिएट कर सकते हैं, तो ऐसे कोफैक्टर को हम कोएंजाइम कहेंगे। और ये दोनों जो है प्रोस्टैटिक ग्रुप कोएंजाइम या ऑर्गेनिक कोफैक्टर में आते हैं। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हो गया उसमें हमारे पास मेटल्स आते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में हमारे पास मेटल्स आते हैं, लेकिन मेटल्स की भी टू टाइप्स है। पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि या तो मेटल्स इनकी एक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं, या फिर मेटल जो होता है वो किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अगर कोई ऐसा एंजाइम है जिसकी एक्टिवेशन के लिए हमें या तो मैग्नीशियम चाहिए होता है, या आयरन चाहिए होता है, या जिंक चाहिए होता है, या मैंगनीज चाहिए होता है, तो ऐसे एंजाइम को फिर हम मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम क्या करते हैं, ये उन मेटल के साथ कोई टाइटली बाउंडेड कोई जो होता है वो नहीं बनाता बॉन्ड। ये सिर्फ एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होता है कि अगर इस एंजाइम ने काम करना है तो काम करने के लिए ये मेटल चाहिए, ये ना इसके स्ट्रक्चर के साथ इसका कोई ताल्लुक है ना कुछ और। अगर एंजाइम ने काम करना है तो काम करने के लिए मैग्नीशियम या मैंगनीज या आयरन कोई भी, जैसे कि बहुत सारे रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस के अलावा क्रेब्स साइकिल में देखे, वहाँ पर जब एंजाइम एक्ट करता है तो एंजाइम के साथ एक और चीज़ भी आती है। वहाँ पर हम मेटल का यूज़ करते हैं, कभी कभार हम आयरन का यूज़ करते हैं, तो कभी मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, कभी मैंगनीज का यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उस एंजाइम के फंक्शन के लिए ये मेटल ज़रूर होंगे, इनकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी। अगर ये मेटल नहीं है तो एंजाइम एक्शन नहीं करेगा, एंजाइम तो होगा लेकिन वो एक्ट नहीं करेगा, वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकेगा, तो इसको फिर कहते हैं मेटल एक्टिवेटेड। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनकी एक्शन के लिए नहीं बल्कि उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मेटल से बना होता है, उनके स्ट्रक्चर में एक पार्ट होता है मेटल का, तो फिर ऐसे एंजाइम से अगर आप मेटल रिलीज़ करा दें, डिसोसिएट करा दें, तो वह एंजाइम ही नहीं रहता। जो फर्स्ट टाइप थे वो तो एंजाइम होते हैं लेकिन अपनी एक्टिविटी के लिए उनको मेटल चाहिए होते हैं। लेकिन जो दूसरी टाइप है मेटेलो एंजाइम, इनके स्ट्रक्चर में मेटल्स पाया जाता है, इनके स्ट्रक्चर में मेटल पाया जाता है, और ये मेटल आप इसको डिसोसिएट नहीं कर सकते, और अगर आपने ये मेटल डिसोसिएट कर दिया है तो ये एंजाइम अब एंजाइम नहीं रहेगा। ये मेटेलो एंजाइम और मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम के बीच डिफरेंस है। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है कि एंजाइम एक्ट कैसे करते हैं। हम एफएससी से पढ़ के आ रहे हैं कि एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ मिल जाते हैं, जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो फिर उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाते हैं, जिसको ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, कि अब ये प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और अब ये वापस सबस्ट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, पीएच, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इन पर डिपेंड करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले एंजाइम आके सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और फिर यही एंजाइम सबस्ट्रेट के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एंजाइम जाके किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा। एंजाइम का बजाते खुद रिएक्शन में कोई वो नहीं है,
वो आपका सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर सकती है रिएक्शन का, लेकिन रिएक्शन में ख़ुद यूज़ नहीं हो सकता, वो रिएक्शन में ख़ुद यूज़ नहीं हो सकता। तो एंजाइम जो है, तो ये क्या है, वो मैकेनिज़्म यही है कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और वो प्रोडक्ट बनाएगा। ये सिमिलरली सिर्फ एक ही मैकेनिज़्म है, इसमें ऐसे कुछ नहीं है। सबस्ट्रेट आता है, वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर या कैटालिटिक साइट पर एक्टिवेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन कम्प्लेक्स बनेगा कि जिसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिले होंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो एंजाइम जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। एंजाइम आके फिर किसी और सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट फिर से बनेगा, फिर वही सबस्ट्रेट एंजाइम आके फिर दूसरे सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा। मतलब कि एंजाइम जो होते हैं वो यूज़ नहीं हो जाती रिएक्शन। तो यहाँ पर या तो प्रोडक्ट होते हैं और एंजाइम होते हैं, या फिर सबस्ट्रेट एंजाइम होते हैं, बीच में जो कम्प्लेक्स बन जाते हैं तो उसको ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, ट्रांजिशन कम्प्लेक्स। अब ये मॉडल्स हैं कि कैसे एक एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है, कैसे एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड करता है। पहले जो है वो टेम्पलेट है, या हम इसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। इसमें ये सिंपली सी एक आप बात याद रखें कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होगा वो चेंज नहीं होगा, वो एक सॉलिड रिजिड शेप होगा जिसका साइज़ भी चेंज नहीं होगा, शेप भी चेंज नहीं होगा, और वो उसी की तरह एक सबस्ट्रेट आके और इस एंजाइम के साथ मिलेगा। मतलब एक स्पेसिफिसिटी की तरफ ये बात जा रही है कि एक एंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्या करेगा, बाइंड करेगा, और जो एक्टिव साइट होगा वो चेंज नहीं हो सकता, एक्टिव साइट चेंज नहीं हो सकता। ये मॉडल फिशर ने जो है वो प्रपोज किया, इसको टेम्पलेट या लॉक की मॉडल कहते हैं। इसमें ये कहते हैं कि दस द एक्टिव साइट जो होता है बाय इटसेल्फ प्रोवाइड अ रिजिड प्री शेप टेम्पलेट होता है फिटिंग विद इन द साइज एंड शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पहले से ही साइज़ और शेप इसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह होता है और ये चेंज नहीं हो सकता, एक ही तरह का सबस्ट्रेट आके इसमें बाइंड होगा। तो इसको फिर क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल। अब फिर ये थीरीज आ जाती हैं, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आ जाती है कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्यों रिएक्शन इंक्रीज़ होते जाता है, फिर जब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो रिएक्शन डिक्लाइन हो जाता है। इसी तरह पीएच को आप देखें और सबस्ट्रेट को देखें, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को, इन सारी चीज़ों की कमी और ज़्यादती की वजह से रिएक्शन स्लो और तेज़ क्यों होता है। वो इसकी वजह यही होती है कि ये लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं है, एंजाइम जो है वो अपना एक्टिव साइट का जो शेप होता है या साइज़ होता है वो चेंज कर सकते हैं। अब लॉक एंड की मॉडल ये बता रहे हैं कि एक चाबी है वो सिर्फ एक ताले के लिए काम करती है, और अगर एक ताला है तो उस पर सिर्फ एक ही चाबी जो है वो काम कर सकती है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये लॉक जो है ये इसकी के लिए अपने ये एक्टिव साइट जो है ये चेंज करे, नहीं, ये ऐसे चेंज नहीं हो सकता। यहाँ देखें सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट का जो डिज़ाइन है, शेप है, एंजाइम का एक्टिव साइट देखिए दोनों सेम है और ये चेंज नहीं हो सकते। तो जैसे ही एंजाइम का एक्टिव साइट होगा ऐसे ही सबस्ट्रेट आएगा तो एक्टिवेट होगा, वरना नहीं एक्टिवेट होगा। ये इंड्यूस्ड फिट के कॉशलैंड मॉडल क्या कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, जो एक्टिव साइट होगा द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रीजन ऑफ एक्टिव साइट, कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो जैसे आ रहा होता है। अब इसको देखें, एक्टिव साइट ये चेंज है, ये इसकी तरह नहीं है, यू शेप नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये चेंज हो गया, इसने अपना शेप जो है वो साइज़ चेंज कर दिया और सबस्ट्रेट की तरह ही हो गया, जैसे सबस्ट्रेट है उसी के मुताबिक ख़ुद को डिज़ाइन कर गया। तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट, कि एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए ख़ुद को फिट रखता है, ख़ुद को फ्लेक्सिबल रखता है, कि जैसे सबस्ट्रेट आएगा उसी के मुताबिक मैं क्या होऊंगा, एक्टिवेट होऊंगा। लेकिन इस मॉडल में फिर स्पेसिफिकेशन जो होती है, स्पेसिफिसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पर एक्ट कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये दो वो है मॉडल्स हैं जो एक फिशर ने और एक कॉशलैंड ने क्या किया है, प्रपोज किए हैं। एक कहते हैं कि इसका एक्टिव साइट रिजिड होगा, वो चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट आएगा इस पर अटैच होगा तो सही, वरना इसमें कोई आपस में ट्रांजिशन कम्प्लेक्स नहीं बनेगा सबस्ट्रेट और एंजाइम का।
और कोशलैंड क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है, एंजाइम जो होगा उसका एक्टिव साइट ख़ुद को चेंज करेगा सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट यहाँ आएगा और एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, तो ये एंजाइम जो है ये ख़ुद को क्या करेगा, चेंज कर सकता है, इसका एक्टिव साइट चेंज हो सकता है। अब ये देखें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग व्हेन देयर आर नो कम्प्लीमेंट्री इन शेप, यहाँ पर कोई कम्प्लीमेंट नहीं होगा इंड्यूस्ड फुट में। लॉक एंड की में जो होता है कि ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट में होते हैं, परफेक्टली मैचिंग होंगे तो ठीक, अगर परफेक्टली मैच नहीं करते तो अटैचमेंट इनकी नहीं होगी, इनकी बाइंडिंग नहीं होगी, कम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन इंड्यूस फिट में क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसी नहीं है, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं भी होते तो भी एक दूसरे के लिए शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है। शेप देखें, यहाँ पर शेप कम्प्लीमेंट्री नहीं है कि जैसे सबस्ट्रेट है वैसी एंजाइम है, नहीं, सबस्ट्रेट एक तरह का है, एंजाइम दूसरी तरह का है। जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बाइंडिंग जब वो करते हैं, इस बीच वो एंजाइम जो होते हैं सबस्ट्रेट के लिए अपने एक्टिव साइड का जो शेप होता है वो चेंज कर देता है। तो ये डिफरेंस है, आप पढ़ें इनको, कुछ प्रॉपर्टीज़ थे एंजाइम के, आप ये किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं जो कि रिकमेंडेड बुक्स है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और समझ नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं। आप लोग के क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो मैं आपके व्हाट्सएप पर जो है वो सेंड कर दिए करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।